Welcome class 8th in today's class. Students, as you know, in this chapter of geography we are discussing about natural resources and we have discussed about land, soil. And today we will continue our study with third natural resource, that is water resource. Let's start. Students, we all know water is an essential renewable नेचुरल रिसोर्स। वाटर की इम्पोर्टेंस हम सबको पता है कि वाटर रिसोर्स हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और इम्पोर्टेंट ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट डू एनीथिंग। हम कुछ भी नहीं करने के लिए एबल होंगे जब तक कि अगर हम वाटर रिसोर्स नहीं होता है हमारे पास। हमारे अर्थ का ऑलमोस्ट 70% जो टोटल सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से। 70% जो एरिया है हमारे अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हमारे प्लैनेट को, हमारे अर्थ को वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स वाटर सप्लाई, वी विल फाइंड कि अर्थ का जो एरिया है, हमारे अर्थ का टोटल सरफेस है या जितना भी पार्ट में 70% जो भी एरिया हमारा वाटर से कवर्ड है, उसमें जो हमारा ऑलमोस्ट 97%, 97.5 या हम 97% भी मान चल सकते हैं, ये सॉल्टी वाटर है, ये सी वाटर है। यानी जो भी सीज़ और ओशियंस हैं और वहाँ पर पाया जाने वाला वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है ना, सैलिन वाटर होता है। और ये दिस टाइप ऑफ सैलिन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर आवर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। किसी भी तरह के यूज़ में हमारा ये सैलिन वाटर नहीं आ सकता। यानी 97% का वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे लिए यूज़लेस है, किसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में हमारे काम नहीं आने वाला है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3%, केवल 3% या 2.5% हम मान सकते हैं जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है अर्थ पर। ठीक है। और इसके अलावा अबाउट 2/3 ऑफ दिस फ्रेश वाटर रिमेन्स फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप। इसी जो हमारा 2.5% के आसपास का जो फ्रेश वाटर है वो किस रूप में हमें मिलता है, वो फ्रोज़न है, जमा हुआ है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में माउंटेन्स पर, है ना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा, जबकि 2/3 पार्ट, इस 3% का 2/3 पार्ट जमा हुआ है, फ्रोज़न अमाउंट में मिल रहा है, फ्रोज़न फॉर्म में मिल रहा है। तो फिर हमारे पास तो बहुत कम अमाउंट में फिर वाटर अवेलेबल हो पाएगा, है ना। ओनली अबाउट 1% इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। बहुत कम अमाउंट में 1%, या फिर हम लेस देन 1% भी कहें, लगभग इतना वाटर हमारे पास अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर का, जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि और तो पार्ट हमारे 2/3 पार्ट किस में है, वो तो फ्रोज़न है, फ्रेश वाटर तो है पर फ्रोज़न है, तो हम तो यूज़ में नहीं ला सकते। तो सोचिए कितने कम अमाउंट में हमारे पास केवल 1% वाटर, जो भी अवेलेबल वाटर है उसका 1% वाटर हमारे लिए यूज़फुल है, यानी हम जिनको यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल है। अब हमारा ये जो 1% फ्रेश वाटर है वो कहाँ हमें मिलता है, ये कुछ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में भी हम लोग पाते हैं ना कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये भी फ्रेश वाटर के ही उस 1% में ही इंक्लूड होते हैं। यानी वो 1% कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी भी तरह के अदर वाटर बॉडीज़ हैं सीज़ और ओशियंस को छोड़ने के बाद, है ना, उन सब में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और ये जो फ्रेश वाटर है ये हम कह सकते हैं कि प्रीसियस थिंग है हमारे अर्थ का, है ना। क्योंकि हमारी अर्थ रह ही नहीं सकती, लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जब तक कि यहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये 1% वाटर ही हमारे लिए बहुत प्रीसियस है ना। और ये जो वाटर है ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, मोशन करता रहता है थ्रू वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल के थ्रू ये वाटर मोशन करता रहता है, मूव करता रहता है। हम सब ने पढ़ा भी हुआ है, साइंस में भी पढ़ा होगा और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं जब वहाँ पर हीट पहुँचती है तो ये वाटर हमारे इवेपोरेट हो जाते हैं, वाष्प बनता है, भाप बनता है, देन कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और फिर प्रेसिपिटेशन यानी रेन होती है। तो इस तरह से वाटर जो कि इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होती है उसमें, और फिर वो वापस रेन के फॉर्म में, फ्रेश वाटर के फॉर्म में वापस अर्थ पे आता है।
फ्रेश वाटर अगर हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर का सबसे मेन सोर्स क्या है, तो वो है रेन। रेन में जो भी वाटर हमारे पास अर्थ पे आता है वापस रेन के थ्रू, वो फ्रेश वाटर होता है। वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर होता है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है, जो कि बाद में आगे चल के रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स जैसे अदर वाटर बॉडीज़ में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब वाटर की कमी। तो जब हम देख ही रहे हैं कि इतने कम अमाउंट में हमारे पास वाटर अवेलेबल है, और यूजेस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं वाटर के, हम लोग कह ही नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने सारे एक्टिविटीज़ में हमारे लिए वाटर नीडेड है, वाटर की रिक्वायरमेंट हमको रहती है ना। इनके साथ साथ लगातार जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन है ना इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम लोगों के बीच में, सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर फूड को लेकर बहुत सारे डिमांड्स बढ़ते जाते हैं ना। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा हमको फ़ूड की ज़रूरत पड़ेगी, और फ़ूड की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही ज़्यादा हमको फार्मिंग में प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होगी, है ना। और वो भी तब कब हो सकता है, जब हमारे पास सही वे में वाटर अवेलेबल होगा इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, है ना। तो लगातार पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड में, और हमारा जो लिविंग स्टाइल है आजकल का, जो लिविंग स्टैंडर्ड हमारा हाई होता जा रहा है, उन सब की वजह से, और अर्बनाइजेशन जिस तरह से हम ला रहे हैं, मॉडर्निटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आधुनिक बनना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों की वजह से क्या होता जा रहा है, वाटर की स्कैरसिटी आती जा रही है। हम लोग इनवाइट कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी को, हम लोग अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू, है ना। तो बहुत वर्ल्ड के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे रीजन्स हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग वाटर की स्कैरसिटी को बहुत अच्छे से झेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम की तरह वाटर स्कैरसिटी उन रीजन्स में है वर्ल्ड में। हमारे कंट्री के अंदर भी हम देखते हैं तो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे अगर राजस्थान का एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर लोग क्या वाटर की स्कैरसिटी को फेस करते हैं ना। बहुत कम अमाउंट में वहाँ पर रेनफॉल होती है, वहाँ पर बहुत अच्छा कोई वाटर बॉडी भी नहीं है जिससे वाटर की डिमांड को पूरी की जा सके, है ना। तो ऐसी जगहों पर हमें वाटर को कंज़र्व करने की भी ज़रूरत होती है। क्लियर। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो वाटर की स्कैरसिटी को फेस कर रही हैं, लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये लोग शॉर्टेज ऑफ वाटर को फेस कर रहे हैं, है ना। और ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा इस्टीमेट बनाया गया है, तैयार किया गया है कुछ इस तरह से, मतलब कैलकुलेशन करके, कि लगभग जब 2025 आएगा, तो उस टाइम तक हमारे वर्ल्ड में लग ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो वाटर के शॉर्टेज को, वाटर की स्कैरसिटी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से भी फेस करने वाली हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, कोरिया, नाइजीरिया, पेरू और पोलैंड। इन कंट्रीज़ में जिस तरह से वाटर का यूज़ किया जा रहा है, और जिस तरह से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और रिन्यूएबल होने के बाद भी ये रिन्यू नहीं हो पा रहा है उस स्पीड से, जिस स्पीड से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। हमारे पास अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 2025 तक हमारी कंट्री इंडिया भी विद अदर कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वाटर के शॉर्टेज को फेस करने वाली है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। अब हमारे पास जिस भी अमाउंट में वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, यूजेबल वाटर अवेलेबल है, वो भी अभी सुरक्षित नहीं है, है ना। एक तो कम अमाउंट में हमारे पास है, उसके बाद भी क्या हो रहा है कि ये वाटर ड्राइंग अप हो जा रहे हैं, सूख भी जा रहे हैं, है ना। और कई बार क्या करते हैं, हम उसे पल्यूट कर देते हैं। हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर हमारे पास यूजेबल है भी, वो पल्यूटेड हो जा रहा है, या फिर वो ड्राइंग अप हो जा रहा है, सूख जा रहा है, जिसके वजह से और वो जो 1% हमारे पास है वो और कम होता जा रहा है ना। तो इन चीज़ों को हमें बंद करने की या कम करने की कोशिश करनी होगी। और इसके अलावा बताया जाता है कि वर्ल्ड के अंदर
जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है ना। हमारे कंट्री का ही हम एग्जांपल अगर बार बार ले लें तो कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहाँ पर वाटर अच्छा अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल है, कुछ जगह पर एवरेज अमाउंट में होगा और कुछ जगह पर बहुत लेस अमाउंट में वाटर अवेलेबल है ना। इट इज़ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह पर अलग अलग है। जिन जगह पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, जहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, वाटर विल बी अवेलेबल एट दैट रीजन, है ना। और जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है वहाँ पर हमारे पास स्कैर्सिटी रहेगी वाटर की। तो ये तो डिपेंड करता है कि किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे उस जगह पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन या वाटर की अवेलेबिलिटी को जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अगर हम इंडिया के वाटर रिसोर्स की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा, और जहाँ पर कुछ जगह हैं जहाँ पर नहीं होती है ना। तो हमारा जो इंडिया है वो वाटर कहाँ से पाता है, वो पाता है वाटर मानसून से, है ना, रेन से। और रेन भी सब जगह एक बराबर नहीं हो रही है, रेन का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है सब जगह पर। कुछ पार्ट्स फ्लडेड हो जाते हैं मानसून सीज़न में, तो कुछ पार्ट हमारे ड्रॉट वाले ही रह जाते हैं। जबकि इंडिया हमारी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और एग्रीकल्चरल कंट्री का मतलब हुआ कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई होती रहे, है ना। टू इरीगेट द फार्म लैंड्स को इरिगेट करने के लिए कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई हो। ऐसा नहीं कि किसी किसी एक सीज़न में बहुत वाटर है, दूसरे सीज़न में नहीं है ना। हमें तो एक फ़िक्स अमाउंट में वाटर चाहिए ही चाहिए होता है ना। इन सब चीज़ों के लिए ही इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की उन्होंने, ताकि वाटर की अवेलेबिलिटी को भी लाया जा सके और साथ में फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया जा सके, है ना। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स चलाए, लाइक भाखड़ा नांगल डैम ऑन रिवर सतलज, और इसके अलावा कुछ दूसरे भी बहुत सारे प्लान्स प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं ना। इन जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको हमारे कंट्री में टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है ना। क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, ये किसी एक पर्पज़ को नहीं पूरा करते हैं, यानी केवल ये वाटर को कंजर्व करने के लिए या वाटर की अवेलेबिलिटी लाने के लिए ही नहीं काम करते हैं, बल्कि ये डिफरेंट टाइप के और फ़ायदे भी हमको इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से हो जाते हैं, है ना। जैसे कौन कौन से फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे पहली चीज़ कि इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो जाएगा, है ना, जब हम इस तरह के मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स करते हैं तो। सेकंड हो जाता है कंट्रोलिंग फ्लड, जब बड़े बड़े डैम्स बांध बना दिए जाते हैं ऐसे रिवर्स पर जो बहुत कंटिन्यूअसली या फ्रीक्वेंटली के साथ बहुत जल्दी जल्दी फ्लडिंग होती रहती है, तो वो फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं ये डैम्स मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं हमारी कंट्री के अंदर। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं, है ना। तो है ना, ये मल्टीपर्पज़ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रहा है, लाइट की व्यवस्था भी हो जा रही है, ब्रीडिंग फिश पालन का काम भी यहाँ पर कर दिया जाता है। इनके अलावा क्रिएटिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे लोग आएँ और आकर देखें कि भाई डैम का काम कैसा होता है, मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनके, उसको समझना, घूमने आना, और रिक्रिएशन के लिए भी लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसलिए इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हमने पढ़ा कि बहुत कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल है और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अब हम हमारे फ्यूचर के लिए वाटर को सिक्योर रखने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, हमें कंजर्वेशन करना होगा वाटर रिसोर्सेज का के, नहीं तो आने वाले टाइम पर फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम उठाकर वाटर कंजर्व कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए वाटर को सिक्योर कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ एंड अदर वेजिटेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, है ना, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हमारे वाटर का को कैसे हम सिक्योर कर रहे हैं, देख लो। जब हम प्लांटेशन करते हैं और ट्रीज़ लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर जाती हैं, डीप रूटेड होती हैं, है ना।
और वो क्या करती रहती हैं, हमेशा वाटर सर्च करती रहती हैं, जिससे जब रेनफॉल होती है, जब हैवी रेनफॉल होती है, तो क्या होता है कि वो जो वाटर है वो जल्दी जल्दी से तेज़ी के साथ ड्रेन होते हुए जाकर नदियों में मिल जाएगा, या किसी सही जगह पर नहीं जाएगा, है ना। तो जिससे उस जगह का जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा, जहाँ पर बारिश हो रही है, वो तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर तो जा ही नहीं रहा, वाटर वाटर सीप करके सोख कर ग्राउंड वाटर के अंदर मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इतनी हैवी रेनफॉल हो रही कि वो ड्रेन हो जा रहा है, बस बहते हुए कहीं और चला जा रहा है, और किसी दूसरे जगह के ग्राउंड वाटर के लेवल को हो सकता है वो मेंटेन कर देगा, पर इक्वली अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे उस जगह पर और इस जगह पर, है ना। लेकिन जिन जगहों पर हम प्लांटेशन कर देते हैं, ट्रीज़ लगा देते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर जब हैवी रेनफॉल होती है, तो जो प्लांट्स और ट्रीज़ की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रेन वाटर को सीप करती हैं, सोखती हैं, है ना, अपने तरफ खींचती हैं, जिससे वो वाटर जो ऊपर से आ रहा है रेन का, वो उस ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर जाएगा और सोखता जाएगा, ठीक है, जिससे अब्जॉर्ब करता जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस जगह का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल, वो मेंटेन हो जाता है ना, हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम प्लांटेशन करके अंडरग्राउंड वाटर को, अपने अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक, क्लियर। सेकंड स्टेप क्या कर सकते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेन वाटर को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ये रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है टू स्टोर रेन वाटर, क्योंकि हमें पता है रेन वाटर इज़ फ्रेश वाटर, वो फ्रेश वाटर का सोर्स है। इसमें हम घर के रूफ टॉप पर जो छतें होती हैं घर की, उसकी पहले सफाई कर देते हैं, ठीक है। सफाई इसलिए कर देंगे ताकि जो वाटर हम कलेक्ट करने वाले हैं वो साफ़ सुथरा होगा, ठीक। देन हम क्या करते हैं कि हमारी छत को पाइप्स के थ्रू, जैसे हम इमेज में देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, है ना, पाइप्स के थ्रू हम उसको कनेक्ट करते हैं एक बड़े टैंक पर। लेफ़्ट साइड पे देखोगे एक स्टोरेज टैंक है ना, और ऊपर से जो स्लाइड करके फ्लैट जो रूफ है उसके साइड से ये वाटर आता है पाइप के थ्रू और इस बड़े टैंक में कलेक्ट हो जाता है ना। ये वाटर हम यूज़ कर सकते हैं ना फॉर इरिगेशन, ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर रेन नहीं हो रही है और हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, खेतों में पानी डालना है, या हम दूसरे तरह के यूजेस करना चाहते हैं वाटर का, तो उस टाइम पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर है, इसलिए हम इसको हर तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम उस टैंक में टैप भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसको लगातार यूज़ कर सकते हैं, है ना। सेकंड, हम राइट साइड से अगर देखते हैं तो फ्लैट रूफ के साइड से भी होकर पाइप के थ्रू वाटर कलेक्ट हो रहा है ना। और ये कहाँ कलेक्ट हो रहा है, हमने ग्राउंड में एक डिग कर दिया हुआ, गड्ढे की तरह खुदाई कर ली है, और वो वाटर वहाँ से बहकर उसमें कलेक्ट हो रहा है ना। और कलेक्ट होने के बाद फिर वो धीरे धीरे सीप हो जाएगा, सोखेगा, अब्जॉर्ब करेगा और वाटर के लेवल को, ग्राउंड वाटर के लेवल को हाई कर देगा, मेंटेन कर देगा। हम इसी को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे वेल के साथ, जो हमारे घर के आसपास का वेल होगा वहाँ पर भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे हमारे वेल में भी वाटर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये वाटर हम ड्रिंक के लिए, पीने के लिए सूटेबल होगा, लेकिन हम इसको अदर एक्टिविटीज़, वाटर से रिलेटेड जो अदर एक्टिविटीज़ है लाइक फार्मिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, एनिमल्स को भी हम नहलाते हैं, घर की सफाई कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम रेन वाटर को यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी अमाउंट में वाटर को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, है ना, कंज़र्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो इट इज़ एन यूज़फुल मेथड टू कंज़र्व वाटर। और क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम, और हम ये कर सकते हैं कि कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम अगर इरिगेशन करें, सिंचाई करें, लाइक स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन। अगर इन दो तरीक़ों से हम इरिगेशन करते हैं हमारे खेतों में, तो हम वाटर को काफ़ी अमाउंट में सेव कर पाएंगे। अब ये इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम जो वाटरिंग का काम होता है हमारे
क्रॉप्स को हम वाटरिंग करते हैं, सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, वो स्प्रे के थ्रू करते हैं। जैसे हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक पाइप है जो कई जगह से इस तरह से स्प्रे की तरह वाटर निकल रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे खेतों में सही अमाउंट में वाटर यूज़ कर पाते हैं। कई बार हम लोग होता है कि हम लोग खेतों में पानी लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो जाता है, बहुत भर जाता है खेत में पानी, जबकि इतने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम वेस्ट कर रहे हैं ना वाटर, जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वेस्ट तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के थ्रू इरिगेट कर रहे हैं हमारे खेतों को, तो क्या हो रहा है कि हम उन्हें उतने ही अमाउंट में वाटर अवेलेबल करा रहे हैं जितना उन्हें चाहिए, और बाकी बचा हुआ वाटर हमारा सेफ़ हो पा रहा है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है। इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या करते हैं कि हम पाइप्स के थ्रू, पतले पतले पाइप्स को पूरे खेतों में दौड़ा दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है हर प्लांट के पास, और उसे वहाँ पर डिप डिप करके, मतलब ड्रिप करके वाटर अवेलेबल कराते हैं। ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर सिर्फ उन्हीं उसी जगह पर गिरता है जहाँ पर हमारा प्लांट है ना। यानी क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में हम काफ़ी गैप रखते हैं, है ना। 1 मीटर का गैप या फिर थोड़ा और ज़्यादा गैप हर क्रॉप के बीच, हर प्लांट के बीच करते हैं। लेकिन जब हम वाटरिंग करते हैं तो बीच का जो सॉइल है उसको भी पूरी तरीके से वाटरी कर देते हैं, उसको भी भिगा देते हैं, है ना। उस पे भी बिल्कुल वाटर से फ्लडेड कर देते हैं उसको। तो ये इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, है ना। हमें ज़रूरत क्या है कि हमें हमारे प्लांट को बस वाटर अवेलेबल कराना है। तो इस तरह पाइप्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं पूरे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप्स को, और फिर हम वहाँ पर डिप करके, है ना, ड्रॉप ड्रॉप करके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू उसमें वाटरिंग का काम करते हैं, जिससे हम काफ़ी अमाउंट में वाटर बचा पाते हैं। क्लियर। तो इनके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हम अपना सकते हैं वाटर को कंज़र्व करने के लिए। अगर हम प्लान्ड यूटिलाइजेशन करें, सही ढंग से हम वाटर को यूटिलाइज़ करें, प्लान्ड वे में करें, तो भी हम हमारे वाटर रिसोर्सेज को कंज़र्व कर पाएंगे, है ना। इनके अलावा जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हों, कम से कम उनको पॉल्यूट होने से हम बचाएं। हम ऐसे स्टेप्स भी लें जिससे हमारे वाटर रिसोर्सेज पॉल्यूटेड ना हों, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, है ना। तो ज़रूरी है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, हम हमारी ज़रूरत की चीज़ों को फ्यूचर में पाना चाहते हैं, तो हम हमारे हर तरह के रिसोर्सेज को कंज़र्व करें और फ्यूचर के लिए सिक्योर करें। क्लियर। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। वाटर रिसोर्सेज के साथ और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़े उनके बारे में भी। With this topic, we are completing our chapter, Geography Chapter 2, Natural Resources, Land, Soil and Water. I hope you all have understood each topic. In homework, you have to do activity given on page number 140. 140 पेज नंबर पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक टेबल है जिसे फिलअप करना है, और इसे फाइंड आउट करोगे और फिल करोगे, देन सेंड इट इन योर क्लास ग्रुप। ओके। Now we will meet in our next class with a new topic, with a new chapter. Till then, take care and have a nice day.